के सुंदर इंडस्ट्रियल जोन में कायम फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या। रेस्क्यू ने 10 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 रेस्क्यूअर्स 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कूलिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर किया जाएगा। रेस्क्यू का कहना है कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तैयार होता था, जबकि कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सुंदर इंडस्ट्रियल जोन में कायम फैक्ट्री में आतिशज़दगी का ये वाक़या। रेस्क्यू ने 10 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 रेस्क्यूअर्स 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि कूलिंग के बाद बिल्डिंग को क्लियर किया जाएगा। रेस्क्यू का कहना है कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तैयार होता था। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हसन खालिद से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में, जहाँ पर सिग्मा के नाम से एक फैक्ट्री के अंदर अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया और आतिशज़दगी के बाइस इस फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो जलकर खाकसतर हो गया है। रेस्क्यू 1122 की टीमों को जब इत्तला मिली तो रेस्क्यू 1122 की तकरीबन 12 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो मौका पर पहुँची और 60 फायर फाइटर्स ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया है। तकरीबन 10 घंटे की तगदो के बाद रेस्क्यू 1122 ने आतिशज़दगी पर काबू पा लिया है और अब कूलिंग का अमल जो है वो जारी है और बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल भी कुछ देर तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस ऑपरेशन के अंदर 60 फायर फाइटर्स और 12 रेस्क्यू की गाड़ियों ने हिस्सा लिया और इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू को मुश्किलात पेश आई, क्योंकि इस फैक्ट्री का सिर्फ एक ही दाखिली और खारजी रास्ता है और अंदर किसी किस्म का कोई एमरजेंसी एग्जिट जो है वो नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू को मुश्किलात जो है वो पेश आई। खुशकिस्मती से ईद के दिन थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर किसी का काम जो है वो नहीं हो रहा था और ना ही कोई मुलाजिम मौजूद था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग जब लगी तो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से रेस्क्यू को इतला दी गई और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तदाई तौर पर आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का एक हिस्से की जो दीवार है वो भी ज़मीन बोस हो गई है, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम कूलिंग का अमल जो है वो जारी है, जिसे कुछ देर बाद मुकम्मल करके इस बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया जाएगा। इस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है वो तैयार किया जाता था। इसमें एसी, फ्रिज और LCDs वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती थी, जिसकी वजह से इस आग ने शिद्दत इख्तियार की और अभी तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आग लगने की वजूहात क्या थी। अभी तक यही बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस एक दफ्तर के अंदर लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों मालियत का सामान जो है वो जलकर हो गया है। ईद उल अजहा पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग पर पुलिस की कार्रवाई। हवाई फायरिंग में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। वन व्हीलिंग के 13 मुकदमा दर्ज, जबकि 13 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। पतंगबाजी पर 6 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO का इस हवाले से कहना था कि वन व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। 13 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। पतंगबाजी पर 6 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि वन व्हीलिंग के 13 मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ईद उल अजहा का दूसरा रोज़ है। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़, आगाह कीजिएगा। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद का आज दूसरा रोज़ है और सुन्नत इब्राहीमी का जो सिलसिला है वो पूरे मुल्क में जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में और यहाँ पर अभी भी ख़रीदो फरोख्त का जो है वो सिलसिला जारी है, क्योंकि इस बार ख़रीदारों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मंडी में जो है वो इस बार तेज़ है, रेट ज़्यादा है जानवरों के, इसलिए गाहक जो हैं वो दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहीमी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इस बार उन्होंने जानवर जल्दी क्यों नहीं ख़रीदा। सर बताइएगा, इस बार जानवर आपने क्यों नहीं ख़रीदा जल्दी? ये महंगाई बहुत थी, महंगाई की वजह से, और दूसरा ये है कि कुछ काम ही इस तरह के थे, कारोबार के सिलसिले में निकले हुए थे। 1-2 बार गुजरते हुए मंडी से पता किया है तो रेट नहीं बना किसी के साथ भी, क्योंकि रेट बहुत अप थे, तो इस वजह से हम नहीं खरीद पाए। तो आज हम आए हैं कि हो सकता है कि मंडी का रेट डाउन हो गया हो, लेकिन ये पहले से भी ज़्यादा रेट मांग रहे हैं।
जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका कहना है कि आज दूसरे रोज़ भी जो व्यापारी हजरात हैं उनकी जानिब से रेट जो है वो ज़्यादा मांगा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं। ठीक है, हाफिज़ दिलावर, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। टाउनशिप में शहरी की जानिब से सफ़ेद ऊँट कुर्बान किया गया। ऊँट की कुर्बानी देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी जो है अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे रिहायशी की जानिब से अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए सफ़ेद कलर का खूबसूरत ऊँट लाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कुर्बानी देखने के लिए इलाका मुकीनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे बड़े जो हैं यहाँ इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कुर्बानी देखने के लिए आए हैं। ये जिनका ऊँट है उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा बताइएगा, बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत ऊँट आप लाए हैं कुर्बानी के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, तो ये कहाँ से लाए हैं और इसकी नस्ल क्या है? ये हम भावलपुर से लेकर आए हैं और ये वाइट ऊँट है चौलिस्तान का। इसको हमें लाए हुए तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं सेवा करते हुए। ये हाथ से खाता है खाना, हाथ के बगैर अगर हम इसको किसी खुली में देते हैं या ज़मीन पे रखते हैं या उसमें दाना नहीं खाता। ये से हमने बहुत ज़्यादा प्यार और नाजों से पाला है। अच्छा बताइएगा कि इसको कुर्बान करने के लिए कितने कसाई जो हैं मौजूद हैं? इसको हम खुद ही करते हैं। हम माशाल्लाह 4-5 चाचा हैं, 3-4 भाई हैं, हम सब मिलकर इसको खुद ही कुर्बान करते हैं ताकि कोई दूसरा कसाई इसको आगे अज़ियत ना दे। अच्छा ये बताइएगा कि इसको आप छुरी से जो है कुर्बानी हलाल करेंगे या फिर इसको नहर करेंगे? हम इसको छुरी से करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आवाम बहुत ज़्यादा है, वरना नहर करेंगे तो बच्चे बहुत हैं, जिसकी वजह से कोई बच्चे वगैरह के लिए नुकसान ना हो जाए। जी बिल्कुल, ये आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि ये खसूसी तौर पे ठीक बहावलपुर है से उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग NA 133 टाउनशिप ऑफिस में ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून टाउनशिप मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, MNA अली परवेज़ मलिक ने हल्के के बल्दियाती जो साबिक नुमाइंदे हैं, इसके अलावा जो दीगर लीगी कारकुनान हैं, उनसे ईद मिली है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या पैगाम देना चाहेंगी ईद की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये ईद हमें अतात का, फर्माबरदारी, मोहब्बत, कुर्बानी का दर्स देती है। और इस वक्त कौम को जो भाईचारे की जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। तो मेरा पैगाम इस ईद पर यही है कि जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो हम पर मज़हब भी कहता है कि मोहब्बत, प्यार और नफ़रतों को हमें ख़त्म करना है और मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर आगे बढ़ना है। और इस वक्त सब ने मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है माशी तौर पे, वो हल ही मसाइल जब हो सकते हैं जब तमाम लोग, तमाम पार्टीज़ मिलकर फ़ैसले करें और मुल्क और कौम को आगे लेके चलें। तो मेरा पैगाम मोहब्बत का है और सिर्फ मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ MNA अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद है। सर, आप आज की मुनासबत से क्या कहना चाहिए? देखें फसी भाई, सबसे पहले तो ये इस हलके की नहीं बल्कि मलिक परवेज़ साहब ने जिस हलके से भी नुमाइंदगी की है, उनका ये वहाँ पे तरीक़ा कार रहा है कि ईद का दिन वो अपने दोस्तों के साथ, ये भी हमारे ख़ानदान की तरह है ना, इनके साथ गुजारते हैं। तो उसी तरह वही रिवायत को आगे लेके चल रहे हैं। और जहाँ तक ये ईद का बात है, इसमें तो जो कुर्बानी का जज्बा है मेरे ख्याल से उसको आज दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ आपकी माल और आपके जानवर की हद तक नहीं है। आज जो पाकिस्तान जिस मुश्किल दोहराए पे खड़ा हुआ है, उसके लिए भी हम सबको जिस किस्म की कुर्बानी देने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से ये वो जज्बा है जिसको उजागर करना चाहिए। और अपनी क़यादत शहबाज शरीफ साहब जो आज मुल्क के लिए मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ पे मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त भी ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह आगे अच्छा वक्त भी इस मुल्क में ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे साथ लीगी अरकान असेंबली मौजूद थे, उनका ये कहना है कि मुश्किल फसीउल्लाह, आपका बहुत। ट्रैफिक पुलिस की अनोखी मंतक VIP रूट पर तैनात फ्लाइंग स्क्वाड को चालानों पर लगा दिया। फ्लाइंग स्क्वाड के 50 से ज़ायद वार्डन्स मॉडल टाउन में तैनात है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के रूट पर तैनात फ्लाइंग स्क्वाड को भी चालान करने पर तैनात कर दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड के 50 से ज़ायद वार्डन्स मॉडल टाउन में तैनात हैं और फ्लाइंग स्क्वाड को वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब की VIP रूट ड्यूटी पर तैनात किया गया है। लेकिन अफसरान की जानिब से हुक्म दिया गया है कि फ्लाइंग स्क्वाड रूट ड्यूटी शुरू होने से पहले और ड्यूटी खत्म होने के बाद मॉडल टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर चालान करेगा। तो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनका कहना है कि पहले वो रूट ड्यूटी करते हैं और उसके बाद अफसरान की जानिब से ये नया हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। SP हेडक्वार्टर की सरबराही में फ्लाइंग स्क्वाड ड्यूटी कर रहा है, लेकिन
फ्लाइंग स्क्वाड के वार्डर्स को माल्टोन में चलान बुक जो है उनको जारी कर दी गई है। पहले ही रोज चलान न करने पर अफसरान की जानिब से ट्रैफिक वार्डर्स पर इज़हार बरहमी भी किया गया है, लेकिन ट्रैफिक वार्डर्स के इनका इस वाले से कहना है कि 2 शिफ्टों में फ्लाइंग स्क्वाड की ड्यूटी जो है उनसे ली जा रही है, लेकिन इजाफी ड्यूटी उनको सौंप दी गई है कि वो माल्टोन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में शहरियों के चलान भी करेंगी। ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा पर शहरियों की बड़ी तादाद चिड़िया घर की सैर के लिए पहुंच गई। अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। ईद उल अजहा का पुरमसरत मौका है और सुन्नत इब्राहिमी भी अकीदत एहतराम के साथ जो है वो की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं जो कि चिड़ियाघर में आए हैं ताकि यहाँ पर आके मुख्तलिफ जानवरों को देख सकें। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर आए हो, क्या क्या देखा है? झूले लिए हैं एनिमल्स पे और लाइन देखा है, मंकी देखे हैं। बस। कैसा लग रहा है? अच्छा जी बिल्कुल, आपने देखा बच्चे यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनके फादर से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर आए हैं, बच्चों ने फरमाइश की थी, सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की गई है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बच्चों ने फरमाइश की थी हमें कि हमें ज़ू लेकर चलें। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ आना, बहुत प्यारा लगा है। जी बिल्कुल, आपने उनकी भी बात सुनी। उनका ये कहना था बच्चों के साथ जो है वो वक्त बिताने का मौका मिला है, यहाँ पर आकर मुख्तलिफ जानवर भी देखे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियाँ 33,000 फीट की बुलंदियों पर भी PIA के ईद की खुशियाँ बांटने के लिए खुसूसी इंतजाम, अंदरून मुल्क परवाज़ों में केक, बिरयानी और दीगर चीज़ें पेश की जा रही हैं। मुसाफिरों को अपनायत देना PIA की रवायत है, तर्जमान की तरफ से ऐसा कहना था। ईद की खुशियाँ 33,000 फीट की बुलंदियों पर भी दी जा रही हैं। PIA की ईद की खुशियाँ बांटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अंदरून मुल्क परवाज़ों में केक, बिरयानी, शीर खुरमा पेश किया गया, जबकि मुसाफिरों को अपनायत देना PIA की रवायत है, तर्जमान PIA का ऐसा कहना था। बागबानपुरा के बच्चों के माबैन क्रिकेट मुकाबले का इनेकाद सदर देसी कुश्ती महर अकरम पहलवान ने किया। मज़ीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, कौन जीता? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बागबानपुरा के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर सदर देसी कुश्ती लाहौर महर अकरम पहलवान की जानिब से इलाका के बच्चों के मबैन क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में इलाके के बच्चे जो हैं वो शरीक हैं। बड़ी ही जोशो खरोश से ये बच्चे जो है वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपस में जो इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया है उस पर इन बच्चों का क्या कहना है, ये इनसे बात करके जानते हैं। जी बताएँ जी, आज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर आपको बुलाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं भगवानपुरे में क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो काले पुआ ने मुझे बुलाया है। मैं वो खाने पीने का इंतज़ाम है, देखो बत्ती वगैरह होती है तो क्रिकेट खिलाते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है। आप मेरे भैया आप भी क्रिकेट खेलने इधर आए। मुझे ये बताएं, आपने आज जो क्रिकेट खेली है को आपको इनाम भी मिला है? इनाम अभी मिलना है, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो जी बिल्कुल, इनाम अभी मिलना है। इस बच्चे ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का जो मुजाहरा किया था क्रिकेट मुकाबले में। मेरे साथ इस वक्त सदर देसी कुश्ती लाहौर महर अकरम भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इनकी इस काविश पर। जी आज ईद के दूसरे रोज़ आपने इलाके के बच्चों के मबैन जो क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद करवाया है, ये आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया और इस पर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये ईद का दूसरा दिन है, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਈਦ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਓ, ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੋ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਗੁੱਡੀ ਸਪਾਰੀ ਬੱਚੋ, ਵੀਲ ਚੁੱਕਣੇ ਛੱਟੋ ਛੱਡੋ, ਛੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है। आगे पहलवानी मेरे भगवान पर आओ। जी बिल्कुल, महर अकरम पहलवान का कहना है कि ईद के दूसरे दिन चूँकि बच्चों को जो है वो ईद की तातीलात हैं, गर्मियों की तातीलात भी हैं, तो ये जो बच्चे हैं। ठीक है रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स बोर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 61 अफराद का खर्चा बर्दाश्त करेगा। 61 अफराद कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए बर्मिंघम भिजवाए जाएंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से 61 अफराद की लिस्ट जारी कर दी गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 61 अफराद की लिस्ट जारी की है, जिनके तमाम तरह अखराजात जो हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बर्दाश्त करेगा। और इस सिलसिले में बैनुल सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मज़ारी जो हैं वो भी इस दस्ते के हमरा बर्मिंघम जाएंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस दस्ते में एक मेहमान है एहसान मज़ारी साहब का, जिसका नाम मोहम्मद इब्रार बताया जा रहा है। और जो लिस्ट जारी की गई उसमें वाज़ेह तौर पे इस नाम के सामने लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के मेहमान के तौर पे उनका नाम इस दस्ते में शामिल किया।
احمد ابرار کے نام پر کھیلوں کے حلقوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور مہمان ہے جس کو کہ شامل کیا گیا, اس کے حوالے سے نام نہیں کس کا مہمان ہے یہ مینشن نہیں کیا گیا, لیکن احمد حنیف اورکزئی کے نام سے یہ مہمان جو ہے اس دستے میں شامل ہے. اگر دستے کے حوالے سے بات کی جائے تو 61 رکنی جو دستہ ہے اس میں پاکستان ہاکی ٹیم کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی خاصا حیران کن ہے. 21 رکنی ٹیم جو ہے 21 رکنی دستہ پاکستان ہاکی ٹیم کا اس گیمز کے لیے فائنل کیا گیا ہے, جبکہ جو FIH کا جو رول ہے اس کے مطابق کم از کم 6 لوگ اب بینچ پہ ہونا ضروری ہیں, جن میں مینیجر, اس کے علاوہ کوچز, اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹاف کا ہونا وہاں ضروری ہے. لیکن 3 کوچز ہیں جن کا کہ اخراجات جو ہے پاکستان سپورٹس بورڈ برداشت کرے گا. اس سلسلے میں پاکستان ہاکی فیڈریشن نے گزشتہ ہفتے پاکستان سپورٹس بورڈ کو آگاہ بھی کیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ 24 رکنی دستہ جو ہے وہ کم از کم ضرور جانا چاہیے, کیونکہ اب دنیا کی جو ٹیمیں ہیں ان کے دستے جو ہیں ہاکی کے وہ 30 رکنی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ نے 21 رکنی دستہ جو ہے وہ فائنل کیا ہے پاکستان ہاکی ٹیم کا, جس میں 3 کوچز, جن میں سیگریفائڈ ایکمن, ان کے ساتھ ساتھ اجمل خان لودھی جو کہ اس ٹیم کے مینیجر ہوں گے, کیونکہ پہلے خواجہ جنید مینیجر تھے تو خواجہ جنید نے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کی جگہ اب کوچ اجمل خان جو ہیں انہیں مینیجر کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں, جبکہ سمیر حسین جو ہیں وہ اس ٹیم کے ساتھ بطور کوچ ان کا نام اس دستے میں شامل کیا گیا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے انہوں نے ڈینیل بیری جو کہ پاکستان ٹیم کے ٹرینر ہیں ان کا نام, ان کے علاوہ باب فیلڈ جو کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے گول کیپنگ کوچ ہیں ان کا نام, اور ان کے علاوہ ویڈیو اینالسٹ اور میڈیکل جو ہے ڈاکٹر اس کا نام بھی مینشن کیا گیا تھا. لیکن یہ تمام نام جو ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے دستے سے نکال دیے گئے ہیں. اسی طرح بیڈمنٹن کے حوالے سے اطلاع ہم پہلے آ چکی ہے کہ بیڈمنٹن کے جو نام ہیں وہ بھی نکال دیے گئے ہیں, جبکہ 4 ایتھلیٹ جو ایتھلیٹکس کے ہیں وہ اس ٹیم میں شامل ہیں. سب سے زیادہ جو حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر احسان مزاری جو کہ بین الصوبائی رابطے کے وزیر ہیں, اسپورٹس ان کے اندر آتی ہے, ان کا جو مہمان ہے اس کو شامل کیے جانے کے اوپر اس کے اوپر خاصی تشویش پائی جاتی ہے. اسپورٹس کھیلوں کا یہ کہنا ہے کہ کھیلوں کے لیے پاکستانی دستہ باہر جا رہا ہے تو کھیلوں کے لیے کھلاڑیوں کو بھجوانا چاہیے. احسان مزاری صاحب کا جانا ضروری ہے تو وہ جا سکتے ہیں, لیکن اگر مہمان کو بھجوانے کی بجائے اگر کسی ایک ایتھلیٹ کو وہاں بھجوا دیا جاتا تو شاید پاکستان کے لیے کوئی کامیابی حاصل کی جا سکتی. ٹھیک ہے حافظ شہباز, آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.